वेलकम बैक टू द सोदान क्लासेस। आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इज एनीवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट्स? एनीवन? सोचो, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा इंडिपेंडेंट मतलब ऐसे दो सेट जिसमें ए में और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, इट मीन्स देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। बट ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में यही आता है इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग। तो इसका मतलब प्रोबेबल सेट ए अलग है, सेट बी ए अलग है और इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इंटरसेक्शन विल बी जीरो। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बच्चों के माइंड में यही आता है कि इंडिपेंडेंट का मतलब ओ इंडिपेंडेंट इट मींस देयर विल बी नथिंग कॉमन इन देम। अरे उनको तो टोटली डिसजॉइंट सेल्स कहेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे अगर मेरे पास दो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मेरे पास 52 कार्ड्स हैं और इसमें से एक कार्ड विड्रॉ करा गया है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, इसमें से दो कार्ड ड्रॉ करे गए हैं। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पेड होगा? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है वो एस होने वाला है? अब देखो, जब आप स्पेड का कार्ड निकालोगे 52 कार्ड्स में से, क्या वो एस की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करेगा? टेल मी यस और नो। करेगा या नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। और अगर मैंने एस उसमें से निकाला तो क्या वो स्पेड की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करेगा? बताओ जल्दी। ऑफ कोर्स नहीं करेगा। और अगर ना स्पेड इसकी प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, ना ही द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो है वो स्पेड को अफेक्ट कर रही है, तो इस केस में जब वो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे, उस केस में हम इन दोनों इवेंट्स को कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस इवेंट को मैं ई मान लेता हूं, इस इवेंट को मैं एफ मान लेता हूं। तो हियर इट इज क्लियरली रिटन E and F are the two events such that the probability of the occurrence of one of them does not affect the probability of the other. In that type of case, these two events will be known as the independent events. Is it clear to everyone? Okay. So what is the probability of getting a spade if I find it? The spade is a 13 cards, so the getting the is 13 by 15 to 1 by 4. Or getting ace, how many cards are there in ace? 4. So for favorable outcomes 4 and possible outcome this. So 1 by 13. As you see, the probability of spade does not affect ace. The probability of ace does not affect spade. So in that type of case, we will say these two events are independent events. It doesn't mean that their intersection is 0. No. ओके, सो तो इनको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको फाइंड आउट करते हैं। जब भी हमें कहीं पे भी बोलेगा कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, कैसे इवेंट्स है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा इनकी प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बट नॉट गेटिंग बी, this is complement. Not getting B, then if they independent, then their probability will be probability of A into probability of not getting B. Probability of not getting A and getting B का intersection is will be this. So इस तरीके से चार प्रॉपर्टीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि अगर कभी भी वो कैसे हो, अगर कभी भी वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो चलो अब आ जाते हैं, एक नई प्रॉपर्टीज और है। ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम इससे पहले और देखेंगे। चलो देख लेते हैं। और ये फॉर्मूलास ना आपको जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, बिना सोचे समझे आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है? तो चलो पहला देखते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ देम। जैसे दो इवेंट्स है तो मुझमें उसमें से कोई सा एक, दोनों भी अगर कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वर्ड लगा हुआ है एटलीस्ट, तो यूनियन भी चलेगा। तो जब भी एटलीस्ट वर्ड आया बोलेगा तो इसका मतलब और का मतलब चलेगा ए यूनियन बी। लेकिन कंडीशन एक और लग सकती है कि अगर वो कह दे कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में हम यूनियन तो निकालेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। कैसे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, मतलब उसके वन में से उसके जो यूनियन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री को माइनस कर देंगे। और डी मॉर्गन लॉ से आपको पता है
यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जब बोलते हो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे ऊपर चले जाएगा और बीच वाला साइन हो जाता है चेंज, ठीक है। और फिर भैया ये इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी विल गेट मल्टीप्लाइड, सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट, इज दैट क्लियर। सो इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ, अगर दोनों के दोनों इवेंट्स हुए हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, सिंपल सा है, उसका इंटरसेक्शन निकाल दो। लेकिन अगर बोलता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक ही हुआ है, अगर एक ही हुआ है तो मतलब दूसरा वाला नहीं हुआ है, तो इसमें दो केस में या तो एक हुआ दूसरा वाला नहीं हुआ, या फिर दूसरा वाला हुआ पहला वाला नहीं हुआ, तो उसी हिसाब से तो एक हुआ बट बी डजंट हैपन, ए बी हैपन बट ए डजंट हैपन, सो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देंगे, देन वी विल हैव द, क्योंकि देयर आर टू कोई केसेस ना, पहला केस ये रहा दूसरा केस ये रहा, दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दो, वी विल हैव द एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इज दैट ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए होगा और ना ही बी होगा, तो whenever the probability of not getting A और ना ही B, तो सिंपल सी बात है नॉट ए नॉट बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाल लो। और मैं डी मॉर्गन लॉ लगाना चाहूँ तो डी मॉर्गन लॉ से क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट कैन बी गेटेड बाय द सब्ट्रैक्टिंग बाय द -1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और किसका भी कॉम्प्लीमेंट उसको 1 में से माइनस कर दो, सिंपल। तो चलिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी अब क्लियर होती है, तो अभी मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं, उसके बाद बीच में इसका यूज होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे कैसे, ठीक है। तो चलिए अगर नहीं भी क्लियर तो कोई बात नहीं यार, 2 मिनट लगते हैं, वेन डायग्राम बनाओ, सेट्स आपने पढ़े हुए हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा इजीली बाय ड्राइंग द वेन डायग्राम, ओके। So problem of solving a specific problem independently by A and B is 1/2 and 1/3, तो B के A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 1/3, एंड B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है हमें, सॉरी रिस्पेक्टिवली ना, तो A की प्रोबेबिलिटी हमें दी है 1/2 और B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमें दी है 1/3। अब इसने क्या बोला कि दोनों के दोनों प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भैया, इसकी प्रोबेबिलिटी का उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। अब प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, अब किसने प्रॉब्लम सोल्व करी, क्या ये प्रॉब्लम इसने सॉल्व करी या उसने सॉल्व करी, मुझे कैसे पता, बस प्रॉब्लम सोल्व हो गई है ना, क्या पता ए ने सॉल्व करके दी हो प्रॉब्लम, बी ने सॉल्व करके दी हो, ऐसे ही हो सकता है, या फिर हो सकता है दोनों ने ही कर दी हो, तो कौन सा केस लग गया, ये वाला केस लग गया यूनियन वाला। और जब भी यूनियन निकालते हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंट केस है, तो कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी 1 - A यूनियन B, यस और नो, कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे लग गया, देखो ये वाला केस यूनियन निकालना है लेकिन ये है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इसकी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट्री इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व विल बी 1 - A, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय A, एंड मैं इसका सॉल्व वर्जन लिख रहा हूं यहाँ पे, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट सॉल्व बाय B, है ना, यही होगा ना इंडिपेंडेंट की, इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो और इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ से ये बनेगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 - अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। चलो अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय ए, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो मतलब नॉट सॉल्व, तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो नॉट सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, सोचो, नॉट सॉल्व मतलब 1 में से माइनस कर दो, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2 ही आ जाएगा। So now probability of the problem is not solved by B, तो B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रही है 1/3, तो नॉट सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 - 1/3 एंड इट विल बी 2/3, yes or no, cancel out and answer will be 1 - 1/3, it will be 2/3, so 2/3 is the करेक्ट आंसर, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/3। सो नाउ द प्रॉब्लम ऑफ एग्जैक्टली 1, अब इसमें चारों में से कौन सा केस है एग्जैक्टली 1, या तो ए ने सॉल्व करा बी ने नहीं किया, ए ने सॉल्व नहीं किया लेकिन बी ने सॉल्व कर दिया, यही दो केस हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए बट नॉट सॉल्व्ड बाय बी,
प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय ए बट सॉल्व्ड बाय बी, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्व्ड बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी इज नॉट सॉल्व्ड बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नाउ पुट आउट द वैल्यूज हियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व्ड बाय ए इज 1/2. Probability of the problem is not solved by the B 1/3 है तो not solved 1 minus 1/3 that will be becomes 2/3 plus problem is not solved by A that will be 1/2. Problem is solved by B that will be 1/3. Now solve it. It will be 2/6, 1/6 and 3/6 and answer will be 1/2. So problem is exactly one of them solves the problem is 1/2. So now let's move to the next question. तो चलो अब आ जाते हैं इस वाले प्रॉब्लम पे. चलो पढ़ते हैं. If the probability of solving the specific independently events by A and C are 20, 40, 60%. तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है कि A, B, C इंडिपेंडेंटली जब सॉल्व करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है. अब प्रॉब्लम दो केसेस पड़े हैं, यहाँ पे 3 इवेंट्स आ गए. डरने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन हम जैसे ही करते हैं वैसे ही करना है. सर मत खुजाने लग जाने कि अरे 3 प्रॉब्लम तो अब हम कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं है. जो तरीका हमने सीखा है वही करेंगे. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो सॉल्व मतलब यूनियन, और यूनियन इंडिपेंडेंट है तो 1 माइनस करके निकालेंगे. तो चलो पहला केस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व. So it will be 1 minus A union B union C complement and it will be De Morgan's law A intersection B intersection C, and if they are independent then it will be product, so not A not B not C. So 1 minus, तो A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दिया हमें 20%. तो नॉट सॉल्व करने के, अगर सॉल्व करने की 20% तो नॉट सॉल्व करने की कितनी होगी 80%. सो 80/100 मल्टीप्लाई बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 40%. तो नहीं ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 60%. और सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमें दी है कितनी 60%. तो नॉट सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 40. कैंसल आउट. ठीक है, ओके. इससे ज्यादा मत करना, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा. सो 8 6 48 and 48 into 4 192. So it will be 192/1000 and it will be 1000 minus 192/1000 and subtract it 10 minus 2 8 and after it will 9 minus 9 0 10 minus 9 1 9 and this is our answer. इसको आप ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो, तो रिड्यूस आप कर लेना. तो ये आ गया आपका प्रॉब्लम 1. अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2. प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय ओनली 1 स्टूडेंट. सिर्फ एक ही ने सॉल्व करी, एक ने सोल्व ना, बाकी दो ने सॉल्व नहीं करी. सिंपल. तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे 3. या तो अगर ए ने सॉल्व करी है तो बाकी दोनों ने नहीं करी, बी और सी ने नहीं करी. अगर बी ने सॉल्व किया तो ए और सी ने नहीं करी. इसी तरीके से सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ए हैव सॉल्व्ड but B and C not solved. A doesn't solve, B solved, but C doesn't. Probability A doesn't solve, B doesn't solve, but this time C have solved the problem. So it will be probability of A into not B, not C, not A, not B, sorry B and not C. Probability of not B, not A, not B and probability solved of C. चलो करते हैं.
ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी मुझे दी है कितना, दैट इज 20 अपॉन 100। बी के नहीं सॉल्व करने की 60 अपॉन 100 और सी के ना सॉल्व करने की 40 अपॉन 100, ए के ना सॉल्व करने की 80 अपॉन 100, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 40 अपॉन 100, सी के नॉट सॉल्व करने की दैट विल बी द 40 अपॉन 100, ए के ना सॉल्व करने की दैट विल बी 80 अपॉन 100, बी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी द 60 अपॉन 100 and the probability of the problem is solved by C, that will be 60 upon 100 and that will be your answer. The calculation is on you. अब आप इसको खुद कैलकुलेट करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में आप इसका डाल सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। So, चलो अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। यहाँ पे इसने बोला है द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय 2 स्टूडेंट, दो ने सॉल्व कर लिया, मतलब तीसरा वाला नहीं सॉल्व कर पाया। सोल्व्ड बाय ए, सोल्व्ड बाय बी बट नॉट बाय सी। दूसरा केस क्या हो सकता है, सोल्व्ड बाय ए, सोल्व्ड बाय सी बट नॉट बाय बी। तीसरा केस क्या हो सकता है, प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड बाय ए, सोल्व्ड बाय ए एंड सी बट नॉट बाय बी। तो इस तरह से इसमें 3 केसेस बन सकते हैं, बना लेते हैं। solved by A, solved by B, but not solved by C. Probability solved by A, not solved by B, solved by C. Probability is solved by A and कितने केस हो चुके हैं, C ने नहीं करी, B ने नहीं करी, तो इस बार A ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब वैल्यू पुटिंग का काम रह गया, ये आपका काम है, इसको पुट करो, सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। तो चलो अब चलते हैं बॉर्न प्रॉब्लम्स पे। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पर्सन्स आर बोर्न ऑन द सेम डे। अब पहले तो सोचो कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। अगर पहला सपोज मंडे को पैदा हो गया है तो दूसरा वाला भी तो मंडे को पैदा हो सकता है। क्या इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या एक दूसरे को इफेक्ट करेगी? ऑफ कोर्स नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो ये कैसे केस हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो चलो करते हैं, जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 पर्सन। चलो मान लो पहला पर्सन है, डेज की बात कर रहा है, एक वीक में कितने डेज होते हैं, टोटल 7 डेज होते हैं, तो वो उन 7 डेज में से किसी भी दिन पैदा हो सकता है। पहले वाले के पास फुल चॉइस है, या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कभी भी पैदा हो सकता है, तो उसके पास फुल ऑफ चॉइस है। तो वो 7 में से कोई से भी एक दिन पैदा हो जाएगा और टोटल आउटकम्स भी इसके यही होंगे, 7 में से किसी भी एक दिन पैदा हो जाएगा। जबकि दूसरे वाले के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उसने बोला सेम डे, जिस दिन ये पैदा हुआ है वो भी, तो बेचारे के पास कोई चॉइस ही नहीं, तो फेवरेट आउटकम्स हुए 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम 7 में से किसी भी एक दिन। तो 7C1 कितना होता है, 7 ही होता है, और 7C1 यहाँ पे भी 7 होता है, तो आंसर विल बी 1/7 इफ दे बोर्न ऑन अ सेम डे। चलो अब बात करते हैं, अगर ये डिफरेंट डे पैदा होते हैं, पहले वाले के पास फिर से फुल ऑफ चॉइस, टोटल पॉसिबल आउटकम 7C1, 7 दिन होते हैं, 7 में से किसी भी एक दिन। अब वो फेवरेट आउटकम 7 में से किसी भी एक दिन पैदा हो जाएगा। अब लेकिन जो दूसरा वाला है, वो जिस दिन ये पैदा होगा ना, वो उस दिन पैदा नहीं होगा, तो इसका मतलब उसके पास बचे 6 दिन, वो 6 दिन में से कोई से भी एक दिन अपनी जगह ले सकता है, तो वो 6 दिन में से किसी भी एक दिन पैदा हो सकता है, जब भी फेवरेट आउटकम सही रहेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 7 7 7 एंड 6C1 कितना होगा, सोल्व करके देखिए। 6C1 आएगा आपका 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6। ओके, सो आंसर विल बी 6/7। या फिर दूसरा तरीका एक और था, डिफरेंट डे पे निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे भी निकाल दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, तो 1/7, 1 माइनस 1/7 इज 6/7। एक तरीका वो भी, तो वैसे भी कर सकते हो आप। चलो, जैसे इसमें बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3 पर्सन्स ऑन अ सेम डे।
ऑन अ सेम डे 3 लोग एक ही दिन पैदा हो रहे हैं, तो मतलब फुल ऑफ चॉइस मतलब वही फिर से 7 रहेगी, 7 में से किसी भी एक दिन पैदा 7C1 7 ही होता है। अब वो एक दिन तो उसके पास फुल ऑफ चॉइस है, 7 में से किसी भी एक दिन पैदा 7C1 हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले के पास भी सेम यही चॉइस है, फेवरेट आउटकम्स 1/7, अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तीसरा वाला जो पर्सन है उसके पास भी कोई चॉइस नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/49। अब कह रहा है डिफरेंट डे, चलो डिफरेंट डे निकालते हैं, वैसे 1 में से माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, लेकिन निकालते हैं डिफरेंट डे। चलो इसके पास तो फुल ऑफ 7 डेज है फर्स्ट पर्सन के पास, सेकंड पर्सन के पास तो 6 दिन बचे, अब 6 दिन में से किसी भी एक दिन आ जाएगा बेचारा धरती पे। अब जो बचा तीसरा 7, चलो एक दिन इसमें फिक्स हो गया, उसके पास अब बचे टोटल कितने डेज बचे उसके पास, अब टोटल 5 डेज की चॉइस उसके पास और बचे, तो 5 दिन में से किसी भी दिन धरती पे टपक लेगा, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 30/49। इज इट क्लियर? अगर ये वाला क्लियर है तो अब बढ़ते हैं आगे, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या बोल रहा है 3 में से 2 पर्सन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, वर्ड भी लिखा है एटलीस्ट, कम से कम 2 लोग, 3 में से 2 लोग जो हैं वो सेम डेज की बात खत्म हो गई है, अब यहाँ पे आ गया मंथ, सेम मंथ पैदा होते हैं, तो अब यहाँ पे 7 नहीं चलेगा, 12 चलेगा। तो बताओ पहले वाले 2 पर्सन, तो इसमें केस बनेंगे क्या, मान लो ए बी पर्सन सेम डे पे, तीसरा वाला सेम डे पे नहीं, या तो मान लो कि ए अलग डे और बी सी सेम डे, या फिर ऐसा हो सकता है ए सी सेम डे बी डिफरेंट डे। एक तरीका तो ये है प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का, एक तरीका दूसरा और है, तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं माइनस करता हूँ डिफरेंट डे, मैं थोड़ा आसान तरीका ही ले रहा हूँ, तो सेम डे पे निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल बोर्न इन अ डिफरेंट डे। वैसे आप पहले वाले से भी निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, आंसर सेम ही आने वाला है दोनों केसेस से। तो डिफरेंट डे, तो चलो फर्स्ट पर्सन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफरेंट डे पे पैदा होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पर्सन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन 12 मंथ है, 12 में से किसी भी महीने में टपक लेगा, जबकि अब उसके पास जिस मंथ में ये पैदा गए उसमें नहीं होना चाहिए, तो उसके पास 11 चॉइस बच गई, जबकि तीसरे वाले के पास 2 महीने तो ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं, इसमें इसने जन्म ले लिया, इसमें अब ये इसमें पैदा नहीं होगी, मैं डिफरेंट का ले रहा हूं, तो इट विल हैव डन। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, ये आ जाएगा आपका 12 क्यूब माइनस 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन में 12 क्यूब। अब सॉल्व करना आपके ऊपर है, सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिए। क्लियर? सो अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, आई विल रिप्लाई, लेकिन अगर नहीं है तो अच्छी बात है, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।